नमस्ते बच्चों। आज मैं आप लोगों को क्लास 10 कृतिका का पाठ जॉर्ज पंचम की नाक का मैं फुल एक्सप्लेनेशन पढ़ाने जा रही हूँ। इससे पहले भी मैं इसका फुल एक्सप्लेनेशन बना चुकी हूँ और क्वेश्चन आंसर भी बनाई हूँ। और क्लास 9, क्लास 10 कृतिका क्षितिज स्पर्श संचयन, इसका मैं पूरा वीडियो बना चुकी हूँ। उसको देखने के लिए आप ऊपर दिए गए आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं, या नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख सकते हैं, या प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। और बच्चों, अभी मैं आप लोगों को जॉर्ज पंचम की नाक, इसका मैं फुल एक्सप्लेनेशन करने जा रही हूँ। जॉर्ज पंचम की नाक के लेखक कमलेश्वर जी हैं। कमलेश्वर जी का जन्म सन 1932 में मैनपुरी उत्तर प्रदेश में हुआ और उनका निधन 17 जनवरी 2007 को दिल का दौरा पड़ने से उनका निधन हो गया। नई कहानी आंदोलन के अगुवा रहे कमलेश्वर की प्रमुख रचनाएं हैं राजा निर्वंशिया, खोई हुई दिशाएं, 16 छतों वाला घर, जिंदे मुर्दे कहानी संग्रह है, वही बात, आगामी अतीत, डाक बंगला, काली आंधी, कितने पाकिस्तान उपन्यास, और धारावाहिकों के लिए इन्होंने पटकथाएं भी लिखी टेलीविजन के लिए। और बच्चों, अभी मैं आप लोगों को जॉर्ज पंचम की नाक पाठ पढ़ाने जा रही हूँ। जॉर्ज पंचम की नाक नामक निबंध स्वाभिमान शून्य, विवेक शून्य भारतीय शासकों पर व्यंग है। लेखक ने आजाद भारत के उन शासक का उपहास उड़ाया है जो अपने आत्मसम्मान को भूल चुके हैं। वे अतीत में हुए अपने अपमान को भूलकर अत्याचारियों का सम्मान करने में लगे हुए हैं। उन्हें भारतीय महापुरुषों, शहीदों और संघर्षों की कोई चिंता नहीं है। चिंता है तो इंग्लैंड की महारानी का मान सम्मान रखने की। वे भूल चुके हैं कि इसी महारानी के देश ने ही उन्हें कभी गुलाम बनाया था। इस निबंध में सरकारी कार्य प्रणाली पर भी व्यंग है। लेखक ने अपने देश के उन व्यक्तियों का उपहास किए हैं जिन्हें अपने देश के स्वाभिमान की चिंता नहीं है। लेखक अपने हृदय में धधकती आक्रोश को इस पाठ में दिखाया है। उनका कहना है कि आज भारत तो आजाद हो गया, पर पूर्ण रूप से आजाद नहीं हुआ है। आज भी कुछ लोग अंग्रेज को बढ़ावा देते हैं। आज भी उनकी मानसिकता गुलामी की जंजीरों में जकड़ा हुआ है। यही गलत मानसिकता के कारण कई बार हमारा देश विदेशियों का गुलाम बना। अपने देश में रहकर अपने ही देशों से गद्दारी करना कितना बड़ा जुल्म है, इसे इस पाठ में दिखाया गया है। और आगे यह भी दिखाया गया है कि हमारे देश के शासक वर्ग इतने अत्याचारी निकले जिन्होंने अपने देश की ही जनता की नाक काटकर जॉर्ज पंचम की नाक में फिट कर दिया ताकि वहां की महारानी खुश हो सके। उनकी खुशी के लिए वे कुछ भी करने को तैयार हैं। अब हम लोग जानते हैं कि जॉर्ज पंचम कौन थे। जॉर्ज पंचम, जिनका जन्म 1865 में हुआ और उनकी मृत्यु 1936 में, वे प्रथम ब्रिटिश शासक थे। तो जॉर्ज पंचम की नाक पाठ में यही दिखाया गया है बच्चों। लेखक बताते हैं कि यह बात उस समय की है जब इंग्लैंड की रानी एलिजाबेथ द्वितीय में अपने पति के हिंदुस्तान पधारने वाली थी। यानी लेखक बता रहे हैं कि यह बात उस समय की है जब इंग्लैंड की रानी एलिजाबेथ द्वितीय अपने पति के हिंदुस्तान, क्योंकि उनके पति हिंदुस्तान में, उनका फैमिली पहले से रह चुके थे, तो वे लोग अब तो मेहमान थे इस देश के लिए, तो हिंदुस्तान को देखने वे लोग आ रहे थे। अखबारों में उनकी चर्चा हो रही थी। रोज लंदन के अखबारों से खबरें आ रही थी कि शाही दौरे के लिए कैसी कैसी तैयारियां हो रही है। रानी एलिजाबेथ का दर्जी परेशान था कि हिंदुस्तान, पाकिस्तान और नेपाल के दौरे पर रानी कब क्या पहनेगी। यानी इस पाठ में यह दिखाया जा रहा है कि एलिजाबेथ जब इंडिया आने वाली थी तो उसके दर्जी भी परेशान थे कि जब वह हिंदुस्तान पहुंचेगी, पाकिस्तान का दौरा करेगी और नेपाल जाएगी, तो हर जगह उनको किस तरह का ड्रेस चाहिए। यह सारी बातें अखबार में छपता था। उनका सेक्रेटरी और शायद जासूस भी उनके पहले ही इस महाद्वीप का तूफानी दौरा करने वाला था। मतलब उनके जो जासूस थे वे भी यह सब जानना चाह रहे थे कि कहीं कोई परेशानी तो नहीं है। आखिर कोई मजाक तो था नहीं। जमाना चूंकि नया था, फौज फाटे के साथ निकलने के दिन बीत चुके थे, इसलिए फोटोग्राफरों की फौज तैयार हो रही थी। इंग्लैंड के अखबारों की कतरने हिंदुस्तानी अखबारों में दूसरे दिन चिपकी नजर आती थी कि रानी ने एक ऐसा हल्के नीले रंग का सूट बनवाया है जिसकी रेशमी कपड़ा हिंदुस्तान से मंगाया गया है।
करीब 400 पाउंड खर्चा उस सूट में आएगा। यानी लेखक इस बात को यहाँ बता रहे हैं कि इंग्लैंड के अखबार में भी ये एलिजाबेथ जो आने वाली थी उसका खबर तो छपता ही था, लेकिन इंडिया में भी यह सब खबर छपने लगा। तो यहाँ इंडिया वाले की मानसिकता को दिखाया जा रहा है कि इतने घटिया मानसिकता के थे, इतने निम्न मानसिकता के यहाँ के लोग थे। जो यह तो इंग्लैंड की बात थी, यह सब इंग्लैंड में छपना चाहिए, लेकिन भारत देश के ऐसे भी लोग हैं जो अभी भी मानसिक रूप से गुलाम ही है। भले ही देश आजाद हो चुकी है, लेकिन उसकी जो मानसिकता है वह अभी भी गुलामी की जंजीरों में जकड़ा हुआ है। इसलिए जो भी बात वहां होता था सारा यहाँ पर भी वह रिपोर्ट तैयार होता था। और यहाँ तक कि नीले रंग की, हल्के नीले रंग की सूट बनवाया है जिसका रेशमी कपड़ा हिंदुस्तान से मंगाया गया है। करीब 400 रुपए पाउंड खर्चा उस सूट पर आया है। यह सारी बातें भी अखबार में छप रही थी। रानी एलिजाबेथ की जन्मपत्री भी छपी, प्रिंस फिलिप के कारनामे भी छपे, और तो और उनके नौकरों, बावर्चियों, खानसामों, अंगरक्षकों की पूरी जीवनियां देखने में आई। यानी एक एक बात जो नहीं होना चाहिए वह सब बात भी यह भारत अपना इंडिया के समाचार पत्र में छप गया। शाही महल में रहने वाले पलने वाले कुत्तों तक की तस्वीरें अखबार में छप गई। यह सारी बातें लेखक बता रहे हैं। बड़ी धूम थी, बड़ा शोर शराबा था, शंख इंग्लैंड में बज रहा था, गूंज हिंदुस्तान में आ रहा था। यानी यहाँ लेखक यह कह रहे हैं कि रानी एलिजाबेथ जब यहाँ आने वाली थी तो काफी धूम मची थी, शोर शराबा हो रहा था। ऐसा लग रहा था कि शंख इंग्लैंड में बज रहा है और गूंज जो है हिंदुस्तान में आ रही है। यानी चारों तरफ प्रसन्नता की लहर हिंदुस्तान में छा रही थी। इन खबरों से हिंदुस्तान में सनसनी फैल रही थी। मतलब पूरे हिंदुस्तान में सनसनी फैल रही थी कि राजधानी में तहलका मचा हुआ था। राजधानी मतलब दिल्ली में चारों तरफ शोर शराबा मचा हुआ था। जो रानी 5,000 रुपए का रेशमी सूट पहनकर पालम के हवाई अड्डे पर उतरेगी, उसके लिए कुछ तो होना ही चाहिए। कुछ क्या, बहुत कुछ होना चाहिए। जिसके बावर्ची पहले महायुद्ध में जान हथेली पर लेकर लड़ चुके हैं, उसकी शान शौकत के क्या कहने। और वह रानी दिल्ली आ रही है। नई दिल्ली ने अपनी तरफ देखा और वो तखा मुंह से निकल गया। यानी यहाँ लेखक यह कह रहे हैं कि इन खबरों में हिंदुस्तान में सनसनी फैल गई थी, चारों तरफ सनसनी फैल गई थी, चारों तरफ शोर शराबा मच गया था कि दिल्ली में जो है रानी आ रही है। रानी 5,000 रुपए का रेशमी सूट पहनकर आ रही है और पालम के हवाई अड्डे पर उतरेगी। उसके लिए तो कुछ होना चाहिए। यानी दिल्ली के जो शासक वर्ग थे वे लोगों के लिए चिंता की विषय थी कि दिल्ली आ रही है महारानी, तो उसके लिए इतना सारा इंतजाम करना है। कुछ क्या, बहुत कुछ होना चाहिए। उन लोगों का कहना था कि एलिजाबेथ जो यहाँ आ रही है, चूंकि यह तो इंग्लैंड की है और ये लोग इंग्लैंड को बहुत ही मतलब उच्च नजर से देखते थे, तो उन लोगों का यह मन में था कि महारानी आ रही है तो यहाँ बहुत कुछ होना चाहिए। जिसके बावर्ची पहले महायुद्ध में जान हथेली पर लेकर लड़ चुके हैं, उसकी शान शौकत के क्या कहने, वही रानी दिल्ली आ रही है। अब सब लोगों के मन में यह उत्साह भर रहा था कि वही रानी दिल्ली आ रही है। नई दिल्ली ने अपना तरफ देखा और वो तखा मतलब स्वाभाविक रूप से मुंह से निकल गया, वह आए हमारे घर खुदा की रहमत। यानी उनका कहना था कि रानी एलिजाबेथ इंडिया आ रही है, यह तो ईश्वर की ही अनुकंपा है। हम उनको कभी अपने घर को देखते हैं और देखते देखते नई दिल्ली का काया पलट होने लगा। और देखते देखते जो नई दिल्ली में क्या था, जहां जहां गंदगी था साफ किया गया, चारों तरफ जो है सजाया गया, संवारा गया, मतलब दिल्ली का काया पलट हो गया। ऐसा लग रहा था कि दिल्ली का काया पलट हो गया है, चारों तरफ रौनक छा गया था। और करिश्मा तो यह था कि किसी ने किसी से नहीं कहा, किसी ने किसी को नहीं देखा, पर सड़कें जवान हो गई। यानी बुढ़ापे की धूल साफ हो गई। जो पुराने धूल पड़े हुए थे वह सब साफ किया गया। इमारतों ने नाजनीनों की तरह श्रृंगार किया और इमारतें जो है उसको खूबसूरती से सजाया गया, श्रृंगार किया गया इमारतों को। लेकिन एक बड़ी मुश्किल पेश थी, वह थी जॉर्ज पंचम की नाक। और सबको यही चिंता थी कि सब कुछ तो हो रहा है, लेकिन जॉर्ज पंचम
कि नाक जो कट गई है, नाक नहीं है, इसके लिए क्या किया जाएगा। अब सबके दिल में यही चिंता सता रही थी। नई दिल्ली में सब कुछ था, सब कुछ होता जा रहा था, सब कुछ हो जाने की उम्मीद थी, पर जॉर्ज पंचम की नाक सब बड़ी मुसीबत थी। नई दिल्ली में सब था, सिर्फ नाक नहीं थी। यानी अगर नाक नहीं है, नाक कट जाना क्या होता है, नाक आत्मसम्मान गिर जाना। यानी अगर नाक नहीं है जॉर्ज पंचम की तो क्या है, आत्मसम्मान नहीं है। तो इसके लिए उन लोगों को चिंता थी कि ऐसा नहीं होना चाहिए, जॉर्ज पंचम की नाक को लगाना जरूरी है। इस नाक की भी एक लंबी दास्तान है, मतलब कहानी है। इस नाक के लिए बड़े तहलके मचे थे। पहले कुछ दिनों पहले की बात है, इस नाक के लिए बहुत तहलके मचे थे, मतलब आंदोलन हुए थे। किसी वक्त आंदोलन हुए थे, राजनीतिक पार्टियों ने प्रस्ताव पास किए थे, चंदा जमा किया गया था, यानी पैसे जमा किए गए थे, कुछ नेताओं ने भाषण भी दिए थे, गर्मा गर्म में बहस भी हुई थी, अखबारों के पन्ने रंग गए थे, मतलब इसी बारे में अखबार में लिखा गया था। बहस इस बात पर थी कि जॉर्ज पंचम की नाक रहने दी जाए या हटा दी जाए। इन सब बातों की कुछ दिन पहले चर्चा हुई थी। और जैसा कि हर राजनीतिक आंदोलन में होता है, कुछ पक्ष में थे और कुछ विपक्ष में। तो कुछ लोग चाहते थे कि जॉर्ज पंचम की नाक को हटा दिया जाए और कुछ लोग चाहते थे कि नहीं रहने दिया जाए। तो इस तरह ज्यादातर लोग खामोश थे, मतलब चुप थे। खामोश रहने वालों की ताकत दोनों तरफ थी। कुछ विपक्ष के लोग भी खामोश थे और कुछ पक्ष के लोग भी खामोश थे, मतलब चुप थे। यह आंदोलन चल रहा था। जॉर्ज पंचम की नाक के लिए हथियारबंद पहरेदार तैनात किए गए, बहुत सारे पहरेदार वहां तैनात किए गए। क्या मजाल की कोई उनकी नाक तक पहुंच जाए। हिंदुस्तान में जगह जगह ऐसी नाकें खड़ी थी, मतलब मूर्तियां ऐसी खड़ी थी, और जिन तक लोगों के हाथ पहुंच गए उन्हें शान शौकत के साथ उतारकर अजायब घरों में पहुंचा दिया गया, मतलब वहां पर रख दिया गया। कहीं कहीं तो शाही लाटों की नाकों के लिए गुरिल्ला युद्ध होते रहा। लाटों मतलब मूर्तियों के लिए बहुत सारा युद्ध भी हुआ, क्योंकि जब हमारा देश गुलाम था तो बहुत वहां पर दंगा भी हुआ, दोनों तरफ से लड़ाइयां भी होती थी। तो बहुत सारी वहां जो मूर्तियां खड़ी थी उसमें से कुछ को उतार दिया गया और कुछ वहां पर रहने दिया गया। उसी जमाने में यह हादसा हुआ, इंडिया गेट के सामने वाली जॉर्ज पंचम की लाट की नाक एकाएक गायब हो गई। उसी जमाने में एक हादसा हुआ। क्या हुआ हादसा कि इंडिया गेट के सामने जो जॉर्ज पंचम के लाट की नाक एकाएक, मतलब जॉर्ज पंचम की जो मूर्ति थी वहां पर संगमरमर की मूर्ति लगी हुई थी, उसमें से एकाएक क्या हुआ, नाक गायब हो गया। हथियारबंद पहरेदार अपनी जगह तैनात रहे, गश्त लगती रही और लाट की नाक चली गई। यहाँ पर लेखक बता रहे हैं कि हथियारबंद जो पहरेदार थे सारे लोग तैनात थे, लेकिन क्या हुआ अचानक पता नहीं किस तरह से नाक उनकी चली गई। रानी आए और नाक न हो, एकाएक परेशानी बढ़ी। अब सब लोगों के दिमाग में एक चिंता घर कर गई है कि रानी एलिजाबेथ आ रही है और मूर्ति में नाक नहीं है, तो यह सबसे परेशानी वाली बात है। बड़ी सरगर्मी शुरू हुई। देश के खैर ख्वाबों की एक मीटिंग बुलाई गई, मतलब खैर ख्वाबों मतलब भलाई चाहने वालों की मीटिंग बुलाई गई वहां पर, और मसला पेश किया गया कि क्या किया जाए। वहां सभी सहमत थे, अगर यह नाक नहीं है तो हमारी भी नाक नहीं रह जाएगी। अब वे लोग कह रहे थे कि अगर इस मूर्ति में नाक नहीं रह जाएगी तो नहीं है तो हम लोगों की भी नाक नहीं रह जाएगी, मतलब हम लोगों का इज्जत नहीं रहेगा, क्योंकि इज्जत तभी रहेगा जब इस मूर्ति को नाक लगा दिया जाएगा। उच्च स्तर पर मशवरे हुए, दिमाग खरोंचे गए, मतलब सारे लोग इस चीज के बारे में विचार विमर्श किए और यह तय किया गया कि हर हालत में इस नाक का होना बहुत जरूरी है। अब सब लोग यह सोचे कि इस नाक को लगाना बहुत ही जरूरी है। यह तय होते ही एक मूर्तिकार को हुक्म दिया गया, मतलब आदेश दिया गया कि वह फौरन दिल्ली में हाजिर हो। अब सब लोग क्या किए, मूर्तिकार को आदेश दिए कि जल्द से जल्द दिल्ली में हाजिर हो जाए। मूर्तिकार यूं तो कलाकार था पर जरा पैसे से लाचार था। यानी यहाँ पर लेखक यह बता रहे हैं कि मूर्तिकार तो कलाकार था, वह कोई भी तरह का मूर्ति बना सकता था, लेकिन पैसे से लाचार था, यानी उसके पास पैसे की कमी थी। आते ही उसने हुक्कामों के चेहरे देखे। हुक्कामों मतलब जो हमारे देश के शासक वर्ग के नेता लोग हैं उनके चेहरे को देखे, अजीब परेशानी थी। यहाँ पर देख रहे हैं आप लोग फोटो में किस तरह से सारे हुक्काम लोग बैठे हुए हैं,
यहाँ पर मूर्तिकार को भी बुलाया गया है। सभी लोग जॉर्ज पंचम की नाक के लिए परेशान दिखाई दे रहे हैं। तो अब देखते हैं कि इसमें मूर्तिकार क्या सलाह देते हैं। तो यहाँ पर लेखक कह रहे हैं कि सभी हुक्कामों ने एक दूसरे की तरफ ताका और क्या हुआ, मूर्तिकार यूं तो कलाकार था पर पैसे से लाचार था। आते ही हुए हुक्कामों के सबके चेहरे देखे, हुक्कामों के चेहरे मतलब जो शासक वर्ग थे उनके चेहरे को मूर्तिकार देखे कि सभी लोग परेशानी में हैं। उनके चेहरे कुछ लटके हुए हैं, कुछ उदास हैं, कुछ बदहवास हैं। सारे लोग चिंतित दिखाई दे रहे थे। उनकी हालत देखकर लाचार कलाकार की आंखों में आंसू आ गए। तभी एक आवाज सुनाई दी, मूर्तिकार, जॉर्ज पंचम की नाक लगानी है। अब सारे लोग वहां पर चिंता में थे। तो यह देखकर मूर्तिकार के भी आंखों से आंसू आने लगी। तो वहां से एक आवाज सुनाई दी। क्या सुनाई दी? मूर्तिकार, जॉर्ज पंचम की नाक लगानी है। यानी वहां पर बैठे हुए जो लोग थे उसमें से किसी ने कहा कि देखो जॉर्ज पंचम की नाक लगानी है। मूर्तिकार ने सुना और जवाब दिया, नाक लग जाएगी, पर मुझे यह मालूम होना चाहिए कि यह लाट कब और कहाँ बनी थी। अब मूर्तिकार कह रहे हैं कि यह नाक तो लग जाएगा, लेकिन यह लाट जो है यह मूर्ति कब बनी थी और कहाँ बनी थी, इसके बारे में मुझे जानकारी चाहिए। इस लाट के लिए पत्थर कहाँ से लाया गया था? अब यह सब बात मूर्तिकार बोल रहे हैं। सब हुक्कामों ने एक दूसरे की तरफ ताका, यानी सारे शासक वर्ग के लोग एक दूसरे को देख रहे हैं वहां टेबल पर बैठे हुए। एक की नजर ने दूसरे से कहा कि यह बताने की जिम्मेदारी तुम्हारी है। अब एक दूसरे के तरफ लोग देखकर यह कहने लगे कि अब तुम बताओ। दूसरे कहता था कि आंखों आंखों में बातें होने लगी। खैर मसला हल हुआ, मतलब मामला हल हुआ। एक क्लर्क को फोन किया गया और इस बात की पूरी छानबीन करने का काम सौंप दिया गया। अब यह सब काम जो कब और कहाँ यह मूर्ति बनी थी, तो एक जो आर्कोलॉजी विभाग, पुरातत्व विभाग के जो फाइल होते हैं, वह सब फाइल जहां पर रखा हुआ था, तो उसके पेट चीरे गए, मतलब उसको उल्टा गया, पलटा गया, देखा गया कि कब बना था यह मूर्ति, तो कुछ भी पता नहीं चला। क्लर्क ने लौटकर कमेटी के सामने कांपते हुए बयान दिया, मतलब घबराते हुए कहा, सर मेरी खता माफ हो, फाइलें सब कुछ हजम कर चुकी है। यानी वे कांपते हुए, डरते हुए बोल रहे हैं कि माफ कर दें, फाइलों में कुछ भी कागज नहीं है इसके बारे में कि यह मूर्ति कब और कहाँ यह मूर्ति का पत्थर मूर्ति कब बनी थी और पत्थर कहाँ से लाया गया था, यह सब फाइल में कुछ भी नहीं है। हुक्कामों के चेहरे पर उदासी के बादल छा गए और शासकों के चेहरे पर क्या हो गया? उदासी के बादल छा गए, मतलब सारे लोग उदास हो गए। एक खास कमेटी बनाई गई और जिसके जिम्मे यह काम दे दिया गया कि जैसे भी हो यह काम होना है और इस नाक का दामोदार आप हैं, दारोमदार आप हैं। अब क्या हुआ? शासक वर्ग के जो भी थे उनके चेहरे पर अब बादल, उदासी का बादल छा गया। सारे लोग चिंतित दिखाई देने लगे और एक खास कमेटी बनाई गई जिसमें यह काम दिया गया कि जैसे भी हो यह काम होना ही चाहिए और इस नाक का दारोमदार मतलब जिम्मेदारी आप पर है। आखिर मूर्तिकार को फिर बुलाया गया। उसने मसला हल कर दिया। वह बोला, पत्थर की किस्म का ठीक पता नहीं चला तो परेशान मत होइए। और मूर्तिकार कह रहा है कि अगर पत्थर का कोई किस्म का पता नहीं चल रहा है तो इसके लिए चिंता की बात नहीं है, परेशान आप लोग नहीं होइए। मैं हिंदुस्तान के हर पहाड़ पर जाऊंगा और ऐसा ही पत्थर खोज कर लाऊंगा। कमेटी के सदस्यों की जान में जान आ गई, यानी सबकी चिंता थोड़ी देर के लिए दूर हो गई। सभापति ने चलते चलते गर्व से कहा, ऐसी क्या चीज है जो हिंदुस्तान में नहीं मिलती? हर चीज इस देश के गर्भ में छिपी है। जरूरत खोज करने की है, खोज करने के लिए मेहनत करनी होगी। इस मेहनत का फल हमें मिलेगा, आने वाला जमाना खुशहाल होगा। यानी अब जो है जाते जाते क्या हुआ, सभापति यह बोल रहे हैं कि यहाँ इंडिया में क्या नहीं है, भारतवर्ष के गर्भ में सब चीज छिपी हुई है। यानी ऐसा कोई चीज नहीं है जो भारतवर्ष में नहीं है। थोड़ी मेहनत करने पड़ेगी और मेहनत का फल मीठा होता है। और क्या होगा, आने वाला जमाना खुशहाल होगा। कहने का मतलब कि जो एलिजाबेथ यहाँ आ रही है,
अगर यहाँ पर नाक लगने की बात अगर मसला हल हो जाएगी तो क्या हो गया होगा, रानी खुश हो जाएगी, और जब रानी खुश हो जाएगी तो क्या होगा, इंडिया में खुशियों की लहर छा जाएगी, क्योंकि उन लोगों को ऐसा लग रहा है कि एलिजाबेथ के खुशी पर ही इंडिया की खुशी है। यह छोटा सा भाषण फौरन अखबारों में छप गया। अब जो है इंडिया के अखबार में यह सारी बातें छप गई। मूर्तिकार हिंदुस्तान के पहाड़ी प्रदेशों और पत्थरों की खानों के दौरे पर निकल पड़ा। कुछ दिन बाद वह हताश मतलब उदास होकर लौटा। उसके चेहरे पर लानत बरस रही थी। उसने सिर लटकाकर खबर दी। अब वह चिंतित मुद्रा में सिर लटकाकर मतलब उदास होकर वह खबर दे रहा है कि हिंदुस्तान का चप्पा चप्पा मतलब हर जगह खोज डाला, पर इस किस्म का पत्थर कहीं भी नहीं मिला। यह पत्थर विदेशी है। सभापति ने तैस में आकर कहा। अब सभापति को गुस्सा आ गया। वो बोल रहा है, लानत है आपकी अक्ल पर। विदेशों की सारी चीजें हम अपना चुके हैं, दिल, दिमाग, तौर तरीके और रहन सहन। जब हिंदुस्तान में बॉल डांस तक मिल जाता है तो पत्थर क्यों नहीं मिल सकता? अब सभापति का गुस्सा हो रहा है कि इंडिया में क्या नहीं है, यहाँ तो बॉल डांस भी मिल जाता है, तो पत्थर क्यों नहीं मिलेगा? मूर्तिकार चुपचाप खड़ा था। सहसा उसकी आंखों में चमक आ गई। अब क्या हुआ, उसकी आंखों में चमक आ गई, यानी उसके मन को थोड़ी सी शांति मिली। उसने कहा, एक बात मैं कहना चाहूंगा, लेकिन इस शर्त पर कि यह बात अखबार वालों तक ना पहुंचे। सभापति की आंखों में भी चमक आ गई। अब सभापति की चिंता भी मिट गई। चपरासी को हुक्म हुआ कि कमरे के सब दरवाजे बंद कर दिए गए। तब मूर्तिकार ने कहा, देश में अपने नेताओं की मूर्तियां भी हैं, अगर इजाजत हो तो आप लोग ठीक समझे तो मेरा मतलब है, तो जिसकी नाक इस लाट पर ठीक बैठे उसे उतार लाया जाए। अब यहाँ पर मूर्तिकार कह रहा है कि अपने देश के जो स्वतंत्रता सेनानी की जो मूर्तियां लगी हुई है, तो उसकी जो नाक है उसको काट कर इस जॉर्ज पंचम के नाक में फिट कर दिया जाए, और क्या हो गया, और लाट पर ठीक बैठे उसे उतार लाया जाए, मतलब उनकी नाक को काटकर इस लाट में मूर्ति में फिट कर दिया जाए। सबने सबकी तरफ देखा। अब सब लोग एक दूसरे को देख रहा है। सबकी आंखों में एक क्षण की बदहवासी के बाद खुशी तैरने लगी। थोड़ी देर तो बदहवासी था, चिंतित थे सब लोग, लेकिन फिर सारे लोग जब यह बात को सुने हैं तो सबको खुशी हो गई। सभापति ने धीमे से कहा, लेकिन बड़ी होशियारी से। अब सभापति इसमें अपना जो है बता रहा है कि लेकिन बड़ी होशियारी से यह काम करना। और मूर्तिकार फिर देश के दौरे पर निकल गया। अब मूर्तिकार पहले तो पहाड़ पर गया था खोजने के लिए पत्थर, अब देश के जो स्वतंत्रता सेनानी लोग हुए हैं उनकी मूर्तियों को टटोलने के लिए निकल पड़ा। जॉर्ज पंचम की खोई हुई नाक का नाप उसके पास था। वह नाप ले लिया था कि किस साइज का नाक फिट बैठना चाहिए। दिल्ली से वह बंबई पहुंचा। दादा भाई नौरोजी, गोखले, तिलक, शिवाजी, कौशजी, जहांगीर, सबकी नाकें उसने टटोली, नापी और गुजरात की ओर भागा। फिर वह गुजरात जाता है। वहां गुजरात जाने पर गांधी जी, सरदार वल्लभ भाई पटेल, महादेव देसाई की मूर्तियों को परखा और बंगाल की ओर चला। बंगाल जब यहाँ आया तो गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर, सुभाष चंद्र बोस, राजा राम मनोहर राय आदि को भी देखा। नाप जोक की और बिहार की तरफ फिर चला। बिहार होता हुआ उत्तर प्रदेश की ओर आया। चंद्रशेखर आजाद, बिस्मिल, मोतीलाल नेहरू, मदन मोहन मालवीय की लाटों मतलब मूर्तियों के पास गया। घबराहट में मद्रास भी पहुंचा। सत्य मूर्ति को भी देखा और मैसूर, केरल आदि सभी प्रदेशों का दौरा करता हुआ पंजाब पहुंचा। लाला लाजपत राय और भगत सिंह की लाटों से भी सामना हुआ। आखिर दिल्ली पहुंचा। उसने अपनी मुश्किल बयान की। पूरे हिंदुस्तान की परिक्रमा कराया, सब मूर्तियां देखाया, सबकी नाकों का नाप लिया, पर जॉर्ज पंचम की इस नाक से सब बरी निकली। यानी यहाँ पर लेखक बता रहे हैं कि जब मूर्तिकार हर जगह गया, महाराष्ट्र गया और हर जगह का यहाँ बात दे रहे हैं कि कहाँ कहाँ वे गए, लेकिन जहां भी वे गए वहां पर देखे कि जॉर्ज पंचम की जो नाक है उसकी नाक से सारे लाटों की मूर्तियों की नाक बरी निकली। मतलब उनका जो मान सम्मान है, हमारे देश के जो स्वतंत्रता सेनानी हुए हैं वे जो अपने देश के मान सम्मान के लिए अपना जान दिए, अपने देश की आजादी के लिए अपना जान दिए, तो उनका जो मान सम्मान है वे जॉर्ज पंचम की नाक से बरी निकली। मतलब जॉर्ज पंचम कौन थे? जॉर्ज पंचम तो एक लुटेरे थे जो हमारे देश को लूटने आए थे, लेकिन हमारे देश के जो स्वतंत्रता सेनानी जो हमारे देश
के लिए जान हथेली पर रखकर काम किए। वे किसी को लूटने का काम नहीं किए, लूटने का काम तो जॉर्ज पंचम किया, इसलिए उसकी नाक इनकी नाक से छोटी पड़ गई। कहने का मतलब लेखक का यह है कि हमारे देश के जितने भी स्वतंत्रता सेनानी के नाक को टटोला गया, उनके मान सम्मान को देखा गया, तो उनसे कहीं अधिक हमारे देश के स्वतंत्रता सेनानी का मान सम्मान बढ़कर है। सुनकर सब हताश हो गए और झुंझलाने लगे। अब जितने भी शासक वर्ग वहां बैठे थे, जब मूर्तिकार यह बात बोला तो सारे लोग झुंझलाने लगे, गुस्से में आ गए। मूर्तिकार ने ढाढ़स बंधाते हुए कहा, अब उन लोगों को तसल्ली देते हुए कहते हैं, सुना है कि बिहार के सेक्रेटरिएट के सामने सन 42 में शहीद होने वाले बच्चों की मूर्तियां स्थापित है, शायद बच्चों की नाक ही फिट हो जाए। यह सोचकर वहां भी पहुंचा, पर उन बच्चों की नाकें भी इससे कहीं बड़ी बैठती है। अब बताइए मैं क्या करूं। अब यहाँ पर मूर्तिकार कह रहे हैं कि घबराइए नहीं, बिहार के सेक्रेटरिएट के सामने सन 42 में क्या हुआ था, हमारा देश जब गुलाम था तो बहुत सारे बच्चे भी शहीद हो गए थे देश की रक्षा के लिए, देश की आजादी के लिए। तो उनकी जो मूर्ति सेक्रेटरिएट के सामने स्थापित किया गया है, हो सकता है कि वहां उसका नाक को टटोला जाए, हो सकता है उसकी नाक इस मूर्ति में बैठ जाए। यह सोचकर वहां भी वह पहुंच गया, लेकिन जब वह मूर्ति के नाक को टटोला तो देखा कि जॉर्ज पंचम की नाक से वहां की मूर्ति का नाक भी क्या था, बड़ा था। यानी उनका मान सम्मान भी इस मूर्ति से कहीं अधिक थी, क्योंकि हमारे देश के लिए वे लोग जान हथेली पर रखकर काम किए थे। वे स्वतंत्रता के लिए अपनी जान की कुर्बानी दिए थे, इसलिए जॉर्ज पंचम से कहीं इनका काम बेहतर था। इसीलिए यहाँ लेखक कह रहे हैं कि उनकी नाक भी बड़ी निकली। राजधानी में सब तैयारियां थी। जॉर्ज पंचम की लाट को मलमल कर नहलाया गया। अब राजधानी मतलब दिल्ली में सारी तैयारियां हो रही थी। जॉर्ज पंचम की मूर्ति को मलमल कर नहलाया गया, यानी बहुत तरह से उसको सफाई किया गया, रोगन लगाया गया। उसको रोगन मतलब बादाम वगैरह का जो तेल होता है इस तरह का, वह भी लगाया गया। सब कुछ हो चुका था, सिर्फ नाक नहीं थी। बात फिर हुक्कामों तक पहुंच गई। अब क्या हुआ, अब यह बात फिर शासक वर्ग तक यानी बड़े नेता तक पहुंच गया। बड़ी खलबली मची। अब चारों तरफ जो है सनसनी फैल गया। खलबली मचना मतलब चारों तरफ शोर शराबा होने लगा। अगर जॉर्ज पंचम के नाक न लग पाई तो फिर रानी का स्वागत करने का मतलब, अब ये लोग कह रहे हैं कि सारा स्वागत हम लोग कर लेंगे, लेकिन अगर जॉर्ज पंचम की नाक ही नहीं है तो फिर स्वागत करने का मतलब ही क्या है। यह तो अपनी नाक कटाने वाली बात हुई, यानी अपनी इज्जत जाने वाली यह बात हुई। यह तो बहुत ही शर्म की बात है। लेकिन मूर्तिकार पैसे से लाचार था, यानी हार मानने वाला कलाकार नहीं था। यहाँ लेखक कह रहे हैं मूर्तिकार को तो चाहे कैसे भी हालत में उसको पैसा चाहिए, चाहे वह बेईमानी करके ले या जैसे भी हो, उसको तो पैसे की जरूरत थी। एक हैरत अंगेज ख्याल उसके दिमाग में कौंधा मतलब एक हैरान करने वाला अंदाज उसके दिमाग में आया और उसने पहली शर्त दोहराई। और फिर वही शर्त को वह दोहराता है कि यह बात कहीं नहीं पहुंचना चाहिए, और दरवाजा बंद करके उस बात को कहने का कोशिश किया। जिस कमरे में कमेटी बैठी हुई थी उसके दरवाजे फिर बंद हुए और मूर्तिकार ने अपनी नई योजना पेश की। अब मूर्तिकार यहाँ पर एक नई योजना दे रहा है, लेकिन मूर्तिकार पैसे से लाचार था, यानी हार मानने वाला कलाकार नहीं था। एक हैरत अंगेज ख्याल उसके दिमाग में कौंधा मतलब हैरान कर देने वाला अंदाज उसके दिमाग में आया और उसने पहली शर्त दोहराई। कौन सी पहली शर्त, जो कि पहले ही आप लोग सुन चुके होंगे कि क्या कहा था कि जो जॉर्ज पंचम की नाक के लिए हमारे देश के जो स्वतंत्रता सेनानी हुए उसके लाट की नाक का नाप लेकर जब लेने गए थे, तो वही बात फिर दोहरा रहे हैं कि जिस कमरे में कमेटी बैठी हुई थी उसके दरवाजे फिर बंद हुए और मूर्तिकार ने अपनी नई योजना पेश की। चूंकि नाक लगाना एकदम जरूरी है, इसलिए मेरी राय है कि 40 करोड़ में से कोई एक जिंदा नाक काट कर लगा दी जाए। अब यहाँ पर मूर्तिकार
क्या सलाह दे रहे हैं कि हमारे देश की जो जनसंख्या है, भारत की जनसंख्या 40 करोड़ उस समय भारत की जनसंख्या थी। तो यहाँ पर मूर्तिकार कह रहे हैं कि हमारे देश की, भारत की जो 40 करोड़ की जनसंख्या है, उसमें से किसी एक का नाक काट कर मूर्ति में लगा दिया जाए। बात के साथ ही सन्नाटा छा गया। अब जब यह मूर्तिकार बात बोल रहा है तो चारों तरफ सन्नाटा छा गया, मतलब चारों तरफ कुछ भी आवाज नहीं आ रही थी। कुछ मिनटों की खामोशी के बाद सभापति ने सबकी तरफ देखा और सभापति सबके तरफ देखा। सबको परेशान देखकर मूर्तिकार कुछ अचकचाया, मतलब चौंक गया और धीरे से बोला, आप लोग क्यों घबराते हैं? यह काम मेरे ऊपर छोड़ दीजिए। नाक चुनना मेरा काम है, आपकी सिर्फ इजाजत चाहिए। कानाफूसी हुई और मूर्तिकार को इजाजत दे दी गई, यानी हुक्म दे दिया गया। अखबारों में सिर्फ इतना छपा कि नाक का मसला हल हो गया है और राजपथ पर इंडिया गेट के पास वाली जॉर्ज पंचम की लाट के नाक लग रही है। अब क्या हुआ, अखबारों में कोई भी बात को नहीं छापा गया, यानी उस समय के अखबार वालों की मानसिकता को भी बताया जा रहा है कि उस समय क्या था, इजाजत नहीं था। अखबार वाले भी डर रहे थे। शासक वर्ग के लोग ऐसे थे कि कोई भी बात जनता तक पहुंचाना नहीं चाहते थे, तो वे लोग अखबार में कुछ भी नहीं छापा, सिर्फ इतना छापा कि नाक का मसला हल हो गया। मतलब जॉर्ज पंचम के मूर्ति में जो नाक लगाने की बात थी वह मसला हल हो गया है और राजपथ पर इंडिया गेट के पास वाली जॉर्ज पंचम की लाट के नाक लग रही है। यह बात अखबार में छप गई। नाक लगने से पहले हथियारबंद पहरेदारों की तैनाती हुई। मूर्ति के आसपास का तालाब सुखाकर साफ किया गया और वहां पर चारों तरफ से पहरेदारी होने लगी। मूर्ति के आसपास का तालाब सुखाया गया, उसकी रबाब निकाली गई, वहां जो गंदगी वगैरह था सारा साफ किया गया, ताजा पानी डाला गया ताकि जो जिंदा नाक लगाई जाने वाली थी वह सूखने ना पाए। इस बात की खबर जनता को नहीं थी, क्योंकि यह बात जनता तक खबर नहीं पहुंचाया गया था। यह सब तैयारियां भीतर भीतर ही चल रही थी। रानी के आने का दिन नजदीक आता जा रहा था। मूर्तिकार खुद अपने बताए हल से परेशान था। अब मूर्तिकार तो बता तो दिया था, लेकिन वह परेशान था कि यह काम किस तरह से होगा। जिंदा नाक लाने के लिए उसने कमेटी वालों से कुछ और मदद मांगी, वह उसे दी गई, लेकिन इस हिदायत के साथ कि एक खास दिन हर हालत में नाक लग जानी चाहिए। और उसको हिदायत दे दिया गया कि उस दिन हर हालत में नाक लग जानी चाहिए और वह दिन आ गया। जॉर्ज पंचम की नाक लग गई। सब अखबारों ने खबर छापी, यानी यहाँ पर कह रहे हैं कि 40 करोड़ जो हमारे देश की जनसंख्या थी उसमें से किसी एक की नाक काटकर जॉर्ज पंचम के लाट में लगा दी गई। लेकिन अखबारों ने खबरें छापी कि जॉर्ज पंचम के जिंदा नाक लगाई गई है, यानी ऐसी नाक जो कतई पत्थर की नहीं लगती। अब इस अखबार में यह नहीं कहा गया कि किसी आदमी का नाक काटकर लगाया गया है, सिर्फ वहां यह कहा गया कि जिंदा नाक लगाई गई है, यानी ऐसी नाक जो कोई पत्थर की नहीं लगती है। इस बात को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया, क्योंकि क्या होता, जनता में आक्रोश फैल जाता अगर यह खबर छप जाता कि किसी जिंदा व्यक्ति का नाक काटकर जॉर्ज पंचम के नाक में फिट किया गया है, तो चारों तरफ शोर शराबा मच जाता, आक्रोश हो जाता। तो यह सब अगर आक्रोश हो जाता तो फिर क्या होता, रानी एलिजाबेथ का कोई भी स्वागत नहीं हो पाता। इसलिए वे शासक वर्ग जो थे इस बात को छुपा लिए। लेकिन उस दिन के अखबारों में एक बात गौर करने की थी, उस दिन देश में कहीं भी किसी उद्घाटन की खबर नहीं थी, यानी अखबार वाले भी थोड़ी चिंतित थे। कोई भी खबर उसमें नहीं थी, किसी ने कोई फीता नहीं काटा था, कोई सार्वजनिक सभा नहीं हुई थी, कहीं भी किसी का अभिनंदन नहीं हुआ था, कोई मानपत्र भेंट करने की नौबत नहीं आई थी, यानी अखबार में कुछ भी नहीं था। किसी हवाई अड्डे या स्टेशन पर स्वागत समारोह नहीं हुआ था, किसी का ताजा चित्र नहीं छपा था। सब अखबार खाली थे, पूरे के पूरे अखबार खाली थे। पता नहीं ऐसा क्यों हुआ था। नाक तो सिर्फ एक चाहिए थी और वह भी बुद्ध के लिए, मतलब उस मूर्ति के लिए। तो बच्चों, इस पाठ में हम लोग यह देखें कि उस समय का सरकारी तंत्र किस प्रकार मानसिक गुलामी से गुजर रहा था, और उस समय का पत्रकारिता देखकर पता चलता है कि उस समय कितने गलत मानसिकता के लोग थे, जिन्हें अपने देश की कोई मान सम्मान की चिंता भी नहीं थी। और इस पाठ में मूर्तिकार के जरिए लेखक ने बताया है कि हिंदुस्तान के हर दिवंगत नेता की नाक, यहाँ तक कि जो बच्चे 1942 में शहीद हुए
उनकी नाक भी जॉर्ज पंचम की नाक से बड़ी निकली, यानी उनका मान सम्मान सबसे बड़ा है। यहाँ लेखक आत्मसम्मान की ओर संकेत कर रहे हैं। यहाँ लेखक यह भी कह रहे हैं कि पत्रकार लोगों को जब यह पता चला असलियत का तो वे चुप हो गए, उन्हें अपने गलतियों का भी एहसास हुआ, लेकिन सांकेतिक रूप से अखबार में वे लोग बताए। यहाँ लेखक हमारी शासक व्यवस्था मतलब शासन व्यवस्था पर व्यंग कसा है। वे कहते हैं कि आज भी यहाँ के लोग, भले ही देश आजाद हो गया, पर मानसिक रूप से अभी भी ये लोग गुलाम बने हुए हैं। बच्चों, क्लास 9 और क्लास 10 क्षितिज, कृतिका, स्पर्श, संचयन, इन सभी पुस्तकों के सारे चैप्टर्स का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड आंसर का पीडीएफ को डाउनलोड करने के लिए और क्लास 9 और क्लास 10 का टेक्स्ट बुक का पीडीएफ फाइल डाउनलोड करने के लिए आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए प्रोसेस को फॉलो करके आसानी से पीडीएफ फाइल डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आपके पास टेक्स्ट बुक और इम्पोर्टेंट नोट्स नहीं है तो आप इस पीडीएफ फाइल को डाउनलोड करके आसानी से पढ़ाई कर सकते हैं और अच्छे मार्क्स ला सकते हैं। तो इसी के साथ पाठ की समाप्ति होती है। आशा है आप लोगों को समझ में आ गया होगा। और बच्चों, आप मेरे चैनल देवजनागरी को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और सब्सक्राइब के बगल में जो बेल आइकन बटन है उसे जरूर क्लिक कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। कमेंट्स जरूर कीजिएगा कि आपको यह पाठ कैसा लगा। नए पाठ के साथ फिर मैं मिलूंगी बच्चों। धन्यवाद।